नमस्कार दोस्तों। 2017 का हमने यूपी टेट का देख लिया था PYQ, और अभी 2018 का देखने जा रहे हैं। और ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 है, यानी कि जो 6 से 8 तक के लिए होता है वो पेपर 2 है। ओके, अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं। 2017 का हमने देख लिया है, 2018 का हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये फ्रोबेल ने किया था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, DLED में या फिर BEd में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं, ठीक है। इसका बी थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता FC थॉर्न हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है, न ही अधिक निष्क्रिय होता है, ठीक है। छात्र के अवांछनीय व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, ठीक है। तो इसका सबसे प्रभावी विधि है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, ठीक है। कारणों का पता लगाना और काउंसलिंग, ठीक है। ये हमेशा अच्छी विधि मानी जाती है। हमेशा अगर कुछ भी ऑप्शन में कई चीज़ें दी हों, उसमें एक हो कि कारणों का पता लगाएंगे या फिर काउंसलिंग करेंगे, सलाह देंगे, बातचीत करेंगे, ये आंसर ज़्यादा सही होता है। डिसलेक्सिया, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये है लिखने और पढ़ने संबंधी उससे समस्या से, ठीक है। स्पेलिंग से संबंधित समस्या से, ठीक है। तो इसको पढ़ने संबंधी समस्या लिखेंगे, ठीक है। रीडिंग एंड स्पेलिंग, ठीक है, इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। और लिखने से संबंधित समस्या को डिस्ग्राफिया, और गणितीय समस्या डिस्कैल्कुलिया, और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अफेजिया, डिस्फेजिया, ठीक है। अफेजिया और डिस्फेजिया, ठीक है। ये मौखिक रूप से लिखने की समस्या, ये मौखिक रूप से सीखने की क्षमता के बारे में, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है, इसको याद रखेंगे यहाँ से। बाकी सब तो आता ही रहता है हर बार। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किसके शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ब्रेल लिपि यानी कि जिस पे ये पेपर है और पेपर पे डॉट डॉट के माध्यम से कुछ लिखा रहता है, ठीक है। जैसे ऐसे ना लिख करके एक जगह पे उभरा हुआ डॉट बना रहता है, तो जिसको टच करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रेल लिपि इसको कहते हैं। और टेप रिकॉर्डिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग किसके लिए? जिसको दिखाई ना देता हो उसके लिए, ठीक है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओके। बी दृष्टिबाधित, ठीक है। छठवां क्वेश्चन पे आते हैं। CWSN का अर्थ क्या है? तो ये होता है CWSN चिल्ड्रेन का C विथ का W स्पेशल नीड्स, ठीक है। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? ठीक है, परामर्श मतलब काउंसलिंग का एक तत्व कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए परामर्श काउंसलिंग में क्या होता है कि आप शिक्षक हैं और आपके आगे बच्चा है, ठीक है। तो बच्चे से हम पूछताछ करेंगे कि उसकी क्या समस्या है, वो क्या फील करता है, क्या उसे महसूस होता है, वो क्या चाहता है और किस चीज़ से उसे डर लगता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का साक्षात्कार भी हो गया, ठीक है। बच्चा आपको बातें तभी बताएगा जब आप पर वो विश्वास करेगा, ठीक है। और संप्रेषण, ये प्रक्रिया में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन भी होता रहेगा। बिना कम्युनिकेशन के तो आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते, उसको कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये तीनों तो रहेगा। पहला जो है वृत्तिक वृद्धि, ये नहीं रहेगा, ठीक है। परामर्श का तत्व तो साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु उसमें वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है, ठीक।
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, जो संबंध स्किनर का चूहों से व थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वनमानुषों से है। ठीक है। और पावलाव का कुत्तों से। ठीक है। कुत्तों से पावलाव का। ठीक है। तो एक्चुअली स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर, कोहलर ने वनमानुषों पर और पावलाव ने कुत्तों पर प्रयोग किया है। ठीक है। अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्धन वर्धन, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। ठीक है। ये तो कई बार आ चुका है। ठीक है। अधिगम का पठार, लर्निंग प्लेट्यू, ये यूपी टेट का जो है फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। आगे चलते हैं। 11, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। ठीक है। स्किनर महोदय हैं। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है। तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण हमेशा ध्यान रखेंगे। एक शिक्षक के रूप में अगर यूपी टेट में या सी टेट में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सही व्यवहार या फिर किसी अच्छी आदतों को बच्चों में डालने के लिए, सही व्यवहार उनको सिखाने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए, तो उसमें अगर ऑप्शन में होगा कि रोल मॉडलिंग, शिक्षक को खुद से ही ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, तो वही आंसर सही होगा। क्योंकि बच्चे सुनने के बजाय देख के ज़्यादा सीखते हैं। मतलब आप उनसे बताओ कि नहीं आपको ऐसे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, तो वो उतना नहीं सीखेंगे, लेकिन आप उस तरह का व्यवहार स्वयं करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने, ठीक है, प्रस्तावित किया था। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो डेविड ह्यूम जो है शिक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है। वैसे तो इन तीन लोगों का नाम जो है ये भी कभी शिक्षण में मैंने तो नहीं सुना है। ये एक टफ जो क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में उनमें से माना जाएगा। DW ये शिक्षण की विचारधारा में है। बुश और एचिसन। ठीक है। तो ये तीन लोग जो है शिक्षण से संबंधित है। डेविड ह्यूम शिक्षण से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ठीक है। तो देखिए, स्मृति स्तर, और देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश देखना पड़ेगा। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर। ठीक है। तो ये तीन स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर है। दूरवर्ती स्तर ये जो है नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ मैंने बताया था। तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऐसे कुछ मैंने बोल दिया था। ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है। तो ये तीन लेवल होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मतलब जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण तीन स्तर पे हम कर सकते हैं। एक तो मेमोरी लेवल पे कि हम बस इतना पढ़ा दें कि बच्चों को चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है। जैसे कि हमने बच्चों को पहाड़ा याद करा दिया, टेबल। ठीक है। या फिर क कबूतर, ख खरगोश, या क ख ग घ, या ABCD, ये हमने बच्चों को याद करा दिया, तो ये मेमोरी लेवल हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल कि हमने अगर टेबल बताया, पहाड़ा बच्चों को याद कराया, तो उसके साथ साथ वो समझ भी पा रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल
कि उसका इस्तेमाल करके वो गुणा भाग ये सब संक्रियाएं कर पा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ठीक है, तो कौन सी? तो इसमें सिर्फ व्याख्यान में क्या होता है कि सिर्फ टीचर जो है बोलता है, लेक्चर देता है और बाकी सभी विद्यार्थी सुनते हैं। तो ये जनतांत्रिक नहीं हो गया, क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक है। ठीक है, टीचर सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित ये शिक्षण विधि है। और अन्वेषण, खोज करना, इसमें बच्चे भाग लेते हैं। योजना बनाने में भी बच्चे भाग लेते हैं। मानसिक उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी बच्चे भाग लेते हैं। तो ये जो है जनतांत्रिक शिक्षा नीति में आएंगे तीनों, क्योंकि इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और व्याख्यान में बच्चे सिर्फ निष्क्रिय श्रोता होते हैं और सक्रिय रूप से सिर्फ शिक्षक भाग लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित या उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा अभी बता रहे हैं। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है, तो सही बात है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, ये सही है। देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखिए, तो इन दोनों में ये वाला सही है। सही तो ये तीनों है, बस इसको छोड़ करके। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा जो है, ठीक है, इससे केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इनको फ़ायदा होता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। इस समावेशी शिक्षा जो है, इससे केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्र नहीं, सभी छात्रों को फ़ायदा होता है। क्योंकि जब कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बैठाया जाता है और उन पर जो है उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसे अन्य सभी छात्रों के साथ किया जाता है, तो जो दूसरे छात्र होते हैं, जो स्पेशल नीड वाले छात्र नहीं भी हैं, जो सामान्य छात्र हैं, वो भी जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनका भी जीवन को लेकर के एक अलग अपना नज़रिया होता है, अपना उनकी एक लर्निंग होती है, और उससे जो है सामान्य छात्र भी सीखते हैं। तो इस तरीके से सबको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही वाला हम ट्रिक करके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो अभिभावक कथन, ठीक है, देखिए शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन। ठीक है, तो ये तो कक्षा से संबंधित है और ये कक्षा के बाहर की व्यक्ति अभिभावक हैं। ठीक है, तो ये जैसे अंतःक्रिया क्या होता है? इंटरेक्शन। ठीक है, और तो एक शिक्षक है, ये टीचर है और ये है स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके बीच इंटरेक्शन या फिर अंतःक्रिया हो रही है। तो या तो शिक्षक बोलेगा, या तो छात्र बोलेगा, या फिर मौन होगा। जैसे टीचर ने कुछ पूछा और छात्र जो है उस पर साइलेंट हो गया, उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, तो मौन हो सकता है, छात्र कथन हो सकता है, शिक्षक कथन हो सकता है। तो ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया हो गई। ठीक है, इसमें अभिभावक कथन का कोई रोल नहीं है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर मेस का है कि हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये इसी क्वेश्चन पेपर में आ गया ना, पहले भी आया था। ये देखिए सामने है। कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? 15वां क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन सेम है। ठीक है, स्मृति, बोध और चिंतन। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है,
तो इसमें शिक्षण स्तर कौन है? डी शिक्षण स्तर नहीं है, वर्णन। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिंतन दिया है ऑप्शन में, हिंदी में चिंतन दे दिया है। अगर इंग्लिश देखेंगे इसका तो रिफ्लेक्टिव ही मिलेगा हमें। ओके, 22वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, उपयुक्त सभी। तो ये सही है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? शिक्षण, जैसे शिक्षण मतलब टीचिंग, ऐसे टीचिंग जिसमें इंटरेक्शन से क्या कहते हैं कि टीचिंग में पूरा इंटरेक्शन हो रहा है छात्रों और शिक्षकों के बीच में। ठीक है, तो उसमें मुख्य संक्रिया, मेन ऑपरेशन क्या होगा? ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ओके, निदान होगी, निदान मतलब सॉल्यूशन, कि छात्रों की कोई समस्या होगा तो उसका निदान टीचर करेगा। ठीक है, उनका सॉल्यूशन टीचर करेगा। और प्रत्यक्षीकरण जो है सामान्य रूप, मतलब जो अंतःक्रिया होगी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, वह प्रत्यक्ष होगी, इनडायरेक्ट नहीं होगी, डायरेक्ट होगी। ठीक है, अप्रत्यक्ष नहीं होगी। जैसे ऐसा नहीं है कि हाँ शिक्षक किसी एक छात्र को बताएगा, फिर वो छात्र जाकर दूसरे छात्र को बताएगा। ठीक है, हर छात्र को शिक्षक डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करेगा और हर छात्र शिक्षक से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ठीक है, तो इसमें है उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार का अनुबंधक उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। यानी कि जो हम स्टिमुलस देखते हैं तो उनका जनरलाइजेशन कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक मिनट, जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इधर देखते हैं। जैसे घंटी बजती है स्कूल में। ठीक है, तो स्कूल में जब घंटी बजती है, ये घंटी होती है, इसको हथौड़े से हमारे ज़माने में पहले बजाया जाता था। ठीक है, तो घंटी बज रही है स्कूल की, तो छात्रों को लगा है कि छुट्टी हो गई। ठीक है, छुट्टी हो गई, छात्रों को ऐसा लग रहा है। चलिए रहने दीजिए। जब घंटी बजती है स्कूल की तो छात्रों को लग रहा है कि छुट्टी हो गई। ठीक, तो घंटी बजने की आवाज़ से छुट्टी का संकेत छात्रों को हो रहा है। ठीक, अब जो है बगल में एक मंदिर है। ठीक, एक मंदिर है बगल में, अब मंदिर में घंटी बजने लगी और छात्रों को मंदिर की घंटी सुन करके लगा कि छुट्टी हो गई। ओके, तो ये क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण, क्योंकि यहाँ पे भी घंटी की आवाज़ है, यहाँ पे भी घंटी की आवाज़ है और दोनों घंटियों की आवाज़ों को एक जैसे समझ लिया है ना, तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। यही उदाहरण यहाँ पे काले गाय, काले कुत्ते और काली वस्तुओं को देख के बच्चों में ऐसा लगने लगा जो चीज़ काली होती है उसे डरना ही चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक स्तर विद्यार्थियों का क्या है, उसी के आधार पर हम आगे पढ़ाई कर आगे शिक्षण जारी रखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भेद, हर एक छात्र विशेष होता है और हर एक छात्र की विशेष आवश्यकता होती है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और विषय की विशिष्ट प्रकृति, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उसकी भी अपनी एक विशिष्ट प्रकृति होती है। मैथ पढ़ाना होगा तो मैथ हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे, इतिहास हम अलग तरीके से पढ़ाएंगे। मैथ को कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते और इतिहास को समीकरणों के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो क्या नहीं ध्यान में रखना चाहिए? अभिभावक की पृष्ठभूमि, किसी भी छात्र के अभिभावक की जो भी पृष्ठभूमि हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की एक विशेषता क्या नहीं है? तो अभिवृद्धि में स्थिरता, ठीक है, सामूहिकता की प्रबलता और समूह एवं खेलों में सहभागिता। ठीक है, समूह में बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सामूहिकता उसमें उन बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। गैंग एज, छोटे बच्चों को, बाल्यावस्था को, लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे टोली बनाकर
या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अभिवृद्धि में स्थिरता, जब जैसे इन्फेंसी में क्या होता है, जब शैशवावस्था में होते हैं तो बच्चे बहुत तेज़ी से उनमें ग्रोथ होता है, शारीरिक जो ग्रोथ होता है बहुत तेज़ी से होता है, स्फूर्त ग्रोथ वृद्धि होती है। लेकिन जब चाइल्डहुड में आ जाते हैं, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ जाते हैं, तो उनकी वृद्धि जो है धीमी हो जाती है। ठीक है। तो अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है। अब तो क्या नहीं रहता है, जिज्ञासा की कमी, बच्चों में जिज्ञासा की कोई कमी नहीं रहती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो जिज्ञासा की अधिकता विशेषता है, जिज्ञासा की कमी विशेषता नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ठीक है। आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन, ये सृजनात्मकता से संबंधित है। अभिप्रेरण, ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ठीक, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? बुद्धि, और ये मुझे लग रहा है कि ये वृद्धि और विकास का होना चाहिए, और इसका शारीरिक विकास आंसर होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं 27वां। ठीक है, शारीरिक विकास। ठीक है, पहले वृद्धि और विकास, देखिए आंसर में लिखा भी है वृद्धि और विकास। ठीक है। तो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास को ही वृद्धि कहा जाता है। ठीक है। मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास को विकास कहा जाता है। ठीक है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर। ठीक है। तो सीखना व्यवहार का संशोधन है। ठीक। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ठीक, इसमें क्या है? 5 सब टेस्ट, 5 उप परीक्षण। ठीक है। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं। कोल्स ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है। ये 5 टेस्ट होते हैं भाटिया बैटरी के परीक्षण में। ओके। ये परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। ओके। चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा 2018 का CDP पेपर 2 यहाँ कंप्लीट होता है, और आगे देखते हैं 2019 और 21 का करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में 2019 का लेकर के आते हैं। थैंक यू।